हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इन क्लासेस के थ्रू हम इंडियन पॉलिटी, एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है उनको पूरा कर रहे हैं लगातार। पिछली क्लासेस में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्माण के बारे में बेसिक चर्चा कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको पिछली क्लासेस में संविधान क्या होता है, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया के जरिए हुआ, क्या पूरी वो प्रोसेस रही, इसके बारे में हमने अच्छे से समझा था। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, लगातार इन क्लासेस में बने रहिए। इन क्लासेस के थ्रू आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा बहुत शानदार तरीके से, और आप लोगों को इसके बाद हम और साथ ही साथ अलोंग द वे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिससे आपको काफी फायदा होगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी संविधान कैसे बना था, किस तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 यानी 26 ऑफ नवंबर को बन करके वो कंप्लीट हो गया था, और 26 ऑफ नवंबर को बन करके वो कंप्लीट हो गया था 1949 में। और उसके बाद हमने देखा था कि इसी दिन इस पर हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी को, 2 महीने बाद 1950 में, जिस दिन भारत गणतंत्र बना। तो ये दोनों तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना पर ये वाली तिथि है 26 ऑफ नवंबर 1949, ये हमारे प्रियम्बल पे ये वाली तिथि दर्ज है। ठीक है, इस दिन कुछ अस्थायी तरीके से जो कुछ प्रावधान ऐसे थे जो इस दिन लागू कर दिए गए थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि नागरिकता, अंतरिम संसद, चुनावों के प्रावधान और संविधान के कुछ अस्थायी प्रावधान, ऐसे कुछ बेसिक प्रोविजंस थे जिनको लागू किया गया था, क्योंकि इनको लागू किया जाना जरूरी था। ये जो चीजें थी जिनको टाला नहीं जा सकता था बेसिकली। जैसे नागरिकता के प्रावधान इसलिए लागू किए गए क्योंकि भारत के विभाजन के बाद नागरिकता को डिटरमाइन करना, उसको निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। चुनावों की प्रक्रिया शुरू की जानी थी ताकि जल्दी से जल्दी चुनाव हो सके और परमानेंटली जो है संसद बन सके, सरकार का निर्माण हो सके। तो ये जो प्रावधान थे लागू कर दिए गए, और बाकी जो शेष संविधान है जो कि बड़ा भाग है इसके अलावा, वो सब 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 का दिन एक ऐतिहासिक महत्व का था, इसलिए उसको चुना गया था, ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर है। इन तमाम तिथियों को, तारीखों को आपको ध्यान में रखना है, और किस दिन क्या हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, और कारण भी याद रखना है। 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि उस दिन 1930 में, यानी कि 20 साल पहले, लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था, उसके बाद 1930 के जनवरी महीने में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई थी, इसलिए उस तिथि को महत्व देने के लिए ये किया गया था। ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा संविधान बनके कंप्लीट हुआ। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। ये आप याद रखिए कितने दिन में ये हमारा संविधान बनकर के कंप्लीट हुआ। अगर आप पहली तिथि से, जो पहली बैठक हुई थी उससे भी अगर आप काउंट करेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही को 53,000 लोगों ने देखा, और इसको बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। ये कुछ ट्रिविया जानकारी है जो आप याद रख सकते हैं। संविधान सभा के जो सचिव थे उनका नाम था HVR आयंगर। ये संविधान सभा के सचिव थे, और संविधान सभा में जो मुख्य प्रारूपकार थे यानी जो ड्राफ्ट्समैन थे उनका नाम था SN मुखर्जी। तो इन 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। HVR आयंगर साहब जो थे वो संविधान सभा के सेक्रेटरी थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और SN मुखर्जी जो थे वो इसके ड्राफ्ट्समैन थे, यानी कि प्रारूपकार थे, जिन्होंने प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर डाला है, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ ही साथ PYQs को भी सॉल्व करते चलेंगे, ताकि हमको आइडिया लगे कि कहाँ से प्रश्न आया है और भविष्य में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है पिछले ही साल के एग्जाम में आया था। KM मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी किससे संबंधित थे?
इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, किससे इनका संबंध था। ये प्रश्न पिछले साल आया था, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था जब मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमिटीज के जो 7 मेंबर्स थे उनकी लिस्ट बताई थी, उनमें एक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी थे। तो आप 4 ऑप्शंस देखिए, लोक लेखा समिति, प्रारूप समिति, प्रस्तावना समिति और हिंदू कोड बिल मसौदा समिति। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि इसमें आप भगवान कृष्ण के जो नाम है उन पर कई मेंबर्स का नाम है, तो उस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनीवे, इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में जब बताया था कि हमारी संविधान सभा में सभी वर्गों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, सभी संप्रदायों के लोग थे, उसके साथ महिलाएं भी थी। तो 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में थी, अलग अलग वर्गों से वो संबंध रखती थी। तो यहाँ पर उन 15 महिलाओं की लिस्ट दी हुई है। थोड़ा आपको आइडिया उनके नामों के बारे में होना चाहिए, क्योंकि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस जब आते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कम से कम नाम इनके याद होना चाहिए कि कौन सी 15 महिलाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम मैंने दे दिए हैं। जैसे एक बार किसी एग्जाम में हंसा मेहता का नाम आया था, वो कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पर उनके नाम है, लीला रॉय है, उसमें दुर्गा देशमुख है, सुचेता कृपलानी है ना, कमला चौधरी है, सरोजिनी नायडू है, बेगम रसूल है, राजकुमारी अमृत कौर है, विजय लक्ष्मी पंडित हैं। तो ये ऐसी 15 महिलाएं हैं जिनके नाम हमें पता होना चाहिए। पूर्णिमा बैनर्जी हैं, तो ये सभी उसमें शामिल थी। संविधान सभा का संगठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या थी वो निर्धारित की गई थी 389 यानी 389, लेकिन उसमें से कुछ सीटें रियासतों को मिली थी जो नामांकन के थ्रू भरनी थी, और कुछ जो है वो ब्रिटिश प्रांत को मिली थी जो इलेक्शंस के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू भरनी थी। तो वो जो 296 सीटें थी जिनको निर्वाचन के जरिए भरा जाना था बेसिकली, उनमें मैंने आपको बताया था कि अधिकांश सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली, यानी 208 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली, 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिली, और बाकी जो 15 बची हुई सीटें थी ये कुछ छोटे दलों और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली, इनमें से मतलब 15 में से। तो यहां पर मैंने वो 15 का भी हिसाब लिख दिया है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो आपको 208 का आंकड़ा, 73 का आंकड़ा, यानी कांग्रेस को जो सीटें मिली वो 208 थी, मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली वो 73 थी चुनाव के बाद, ये 296 में से, और उसके बाद जो छोटी मोटी पार्टीज को या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली तो वो आपको याद रखना है। जैसे एक पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसको एक सीट मिली, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स को एक सीट मिली, एक थी यूएससी यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, उसको एक मिली, कृषक प्रजा पार्टी को एक मिली, फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को एक मिली, 6 नॉन कांग्रेस को एक सीट मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को एक मिली, और बाकी जो 8 थी वो इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय सदस्यों ने जीती। तो इन पार्टीज के नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, बाकी कांग्रेस और जो लीग को है वो संख्या तो हमें याद रहती है, हमने उसके बारे में पहले भी बात की। 296 सीटें थी, इसके बारे में हमने जाना था, ये ब्रिटिश इंडिया की थी। इसमें से 292 सीटें जो थी वो गवर्नर के जो प्रांत थे उनसे आती थी, और 4 सीटें जो कमिश्नरी के प्रांत थे छोटे छोटे, जैसे दिल्ली है, अंडमान निकोबार, उसमें से। तो ये डिवीजन भी आप याद रख सकते हैं, आता है इसका भी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा के विषय में कुछ आलोचना के बिंदु हैं, कुछ लोगों ने इस पर कुछ तनकीद की है, कुछ क्रिटिसिज्म किया है, तो हम शॉर्ट में उसको समझ लेते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, लेकिन फिर भी हमें हल्का सा अगर कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए कि संविधान सभा के विषय में लोगों ने क्या आलोचना की, क्या उसके बारे में प्रश्न उठाए गए, और वो आलोचनाएं कितनी सही थी कितनी गलत थी, वो भी हम एक एक पॉइंट में समझेंगे। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रतिनिधित्वकर्ता पार्टी नहीं थी, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टी। ये इसका मतलब क्या था कि क्योंकि ये मतलब कुछ हद तक तो जिसको हम कहते हैं कि नामांकित थी, नॉमिनेटेड थी, जो प्रिंसली स्टेट्स वाले मेंबर्स थे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि वहां के जो हेड ऑफ स्टेट्स थे उन्होंने अपनी मर्जी से नॉमिनेट करके भेजे थे। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि इसमें उन लोगों का तो प्रतिनिधित्व था ही नहीं, और बाकी जो हिस्सा था उसमें भी इनडायरेक्ट चुनाव के जरिए चुने गए प्रतिनिधि थे। तो इसलिए ये आलोचना उठाई गई कि संविधान सभा को तो दरअसल लोगों की इच्छाओं का सूचक होना चाहिए, या उनके माध्यम से चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा, या उनके माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनना चाहिए।
तो इसलिए ये एक आलोचना का बिंदु बनाया गया। हालांकि इसमें दम नहीं है, ये जो पॉइंट है इसमें ज्यादा दम नहीं है इसके तर्क में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर संविधान सभा चुनावों के जरिए भी बनती तब भी वो ऐसी ही बनती जैसे कि बनी थी, मतलब डायरेक्ट चुनाव के जरिए। चुनाव तो हुए थे लेकिन अगर वो डायरेक्टली भी चुनी जाती तो कमोबेश इसी तरह से उसका स्वरूप रहता, क्योंकि वही लोग जो चुनाव लड़े थे वही लोग फिर से चुनाव लड़ते और उन्हीं को वोट मिलता, तो लगभग ऐसी ही रहती। और दूसरा हम इस मामले में देखते हैं कि इसने जो एंड रिजल्ट बनाया वो कितना अच्छा रहा। तो जो संविधान इतना शानदार बनाया तो इसको तर्क का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है, तो लगभग वैसी ही रहती अगर इलेक्शन होते तब भी, और इलेक्शन करवाना उस समय इतना आसान नहीं था। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि संप्रभु संस्था नहीं है, ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जिस दिन संविधान सभा बनी थी उसी समय इसने एक संकल्प पारित किया था कि संविधान सभा पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के काम करेगी, वो किसी भी तरीके से ब्रिटिश राज्य के, ब्रिटिश सरकार के या भारत के वायसरॉय के किसी भी दबाव में काम नहीं करेगी, अपनी मर्जी से सारे काम करेगी, और उसने इसको फॉलो भी किया। और जब भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम पारित हो गया, भारत आजाद हो गया, तो फिर तो ये पूरी तरह से सोविरियन हो ही गई, और वैसे भी सोविरियन ही थी, केवल नाम मात्र का ये था। लेकिन बाद में जब 1947 में भारत आजाद हो गया तो ये पूरी तरह संप्रभु हो गई, और उसके पहले भी संप्रभु होकर ही काम कर रही थी, यानी कि अपने निर्णय बिना किसी के दबाव, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ले रही थी। तीसरा है कि इसने बहुत समय लिया, टाइम कंज्यूमिंग थी, ये भी तर्क गलत है, क्योंकि इतने बड़े और विशाल देश का, इतनी विविधताओं से भरे हुए देश का, इतनी चुनौतियों से घिरे हुए देश का संविधान 3 साल से कम समय में बना देना, दरअसल ये कम समय है, क्योंकि और देशों को अगर आप देखोगे तो उनके संविधान दशकों तक चलते रहे और बन नहीं पाए ढंग से। उस हिसाब से भारत का संविधान एक्सपेक्टेड जितना समय लगना चाहिए उससे कम समय में दरअसल बना। उसके बाद है कि ये कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी, इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि 208 मेंबर्स तो सीधे सीधे कांग्रेस के थे। ये बात सही है कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, पर यह आलोचना नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस भारत की जन आकांक्षाओं की, लोगों की सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व पार्टी थी, इसीलिए उसमें कोई अतरंगी बात नहीं है वो होना। ठीक बात है कि कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही थी इसमें, बाकी लोग भी थे, जैसे हमने देखा दूसरी पार्टियां भी थी, सभी लोग थे, तो बाकी लोग भी इसमें शामिल थे अपनी अपनी जनसंख्या और उसके अनुपात के हिसाब से। अगर आप देखें तो सभी लोगों को प्रतिनिधित्व था, और अगर कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी तब भी ये, क्योंकि कांग्रेस ही उस समय अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी थी। और इसका अंतिम बिंदु है कि इसमें लॉयर और पॉलिटिशियंस थे। ये बात सही है कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स लॉयर्स और पॉलिटिशियंस थे, और ये जरूरी भी था, क्योंकि ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसकी समझ बनाने वाले लोग उसमें होने चाहिए। तो ये एक तरह से आलोचना नहीं है, इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स लोगों ने उठाए इस पे, मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए, आजकल कभी कभार ये होता है कि जो आपके जो जिसको हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं, सैद्धांतिकी के से जुड़े हुए सैद्धांतिक पक्षों वाले प्रश्न होते हैं, कभी कभार ये भी होता है कि उनको भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, जैसे कि यूपीएससी का पैटर्न है। यूपीएससी में हमेशा ये होता है कि वो लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ही प्रीलिम्स में भी पूछते हैं। आजकल हमारे यहाँ भी आयोग में ये चीजें फॉलो की जाती है, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने संविधान सभा के विषय में जो आलोचना के बिंदु हैं उनको भी समझ लिया। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ये आपको पता होना है। ये संख्या बढ़ गई है, भाग भी बढ़ गए, अनुसूचियां भी बढ़ गई, पर मेन में जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितना था, तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, 8 अनुसूचियां क्या है। तो हमारा संविधान जो है, जैसे कि हम लोग की आप उसको ऐसे समझिए कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक में सबसे पहले आप आगे का पेज खोलेंगे तो उसमें कुछ प्रीफेस या आपका जिसको आप कहते हैं कि कंटेंट पेज लगा रहता है ना, कंटेंट लगा रहता है एक पन्ने का कि भाई अंदर क्या क्या है, उसका एक समरी फॉर्म में आपको कंटेंट दे दिया जाता है। ऐसे ही होता है, आप कोई किताब खोलेंगे तो सबसे ऊपर के पहले क्या रहेगा, कंटेंट पेज रहेगा। उसके बाद क्या आते हैं, चैप्टर शुरू होते हैं, चैप्टर या यूनिट जो भी आप बोलो, और फिर चैप्टर्स के अंदर आपके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट दिए रहते हैं, पॉइंट्स वाइज, जैसे पिन उसमें दिए हैं, जैसे मान लो कि बुलेट पॉइंट्स दिए हैं या पॉइंट्स वाइज एकदम नंबरिंग करके दिए हुए ऐसे। तो ये बेसिकली हमारा संविधान भी ऐसा ही है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से संविधान भी बटा हुआ है, और इसमें अलग से ये 8 शेड्यूल्स भी है। जैसे सबसे पहले अगर आप हमारे संविधान को देखेंगे तो जैसे ही हम संविधान खोलते हैं तो सबसे पहले आता है प्रीएम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका जिसको बोलते हैं। ये प्रस्तावना या उद्देशिका जो है आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है,
पर इट्स कोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समरी और एक आदर्श रूप में उसके सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला डॉक्यूमेंट या पीस ऑफ वर्क है, तो इसलिए हम उसको मान सकते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना दरअसल संविधान का एक समरी रूप है। अगर किसी को मान लीजिए कि एक ही पेज में पढ़ के समझना है कि भारत के संविधान में क्या है, किन आदर्शों को लेके वो चल रहा है, किन उद्देश्यों को लेके चल रहा है, किन चीजों की उपलब्धि अपनी जनता को या लोगों को करवाएगा, वहां की संवैधानिक, राजनैतिक, विधानी, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की कैसी स्थिति है, कैसा तंत्र है, तो उस सभी को अगर इतने मोटे डॉक्यूमेंट को, दुनिया के इतने बड़े लिखित संविधान को अगर कोई एक पॉइंट में पढ़ना चाहे या एक पेज में पढ़ना चाहे तो वो केवल प्रस्तावना पढ़ेगा तो उसको आइडिया लग जाएगा। तो एक समरी जैसा है, कंटेंट जैसा है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, प्रस्तावना किसी भी भाग के अंदर नहीं आती, भाग इसके बाद शुरू होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना कौन से भाग में है संविधान के, तो ये किसी भाग में नहीं है, ये कंटेंट जैसा या समरी जैसा एक शुरुआत में है। शुरू इसके बाद होते हैं भाग, इसके बाद फिर भाग शुरू होते हैं, भाग 1, भाग 2, इस तरीके से, यानी पार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये किसी पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये शुरुआत में एक समरी जैसा, कंटेंट जैसा है और उसके बाद फिर पार्ट्स शुरू हो जाते हैं। इनिशियली 22 भाग थे जैसे कि मैंने आपको बताया, और 355, और फिर इन भागों के अंदर क्या है, हर भाग के अंदर फिर जो पॉइंट्स होते हैं उनको अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल। हर भाग के अंदर आर्टिकल्स या अनुच्छेद होते हैं। जैसे आप चैप्टर है या यूनिट है, यूनिट के अंदर आपको क्या दिए रहेंगे, पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो वो अनुच्छेद है। अनुच्छेदों के अंदर फिर क्लॉजेस वगैरह अंदर और रहते हैं, वो अपन देखेंगे। और इसके बाद जो है 8 अनुसूचियां भी इसमें शुरुआत में थी, अब तो ये 12 हो गई हैं, ये शेड्यूल्स थे। ये अलग से जोड़ी गई है पीछे, मतलब पीछे की तरफ 8 अनुसूचियां जो भागों से ही संबंधित है, ऐसा नहीं कि अलग से प्रक्षेपित कोई चीज है, वो भाग में ही कोई जानकारी जिसको अलग से एलिबरेट करने की जरूरत थी उसको फिर पीछे जोड़ दिया गया है। तो अब इनकी संख्या 12 है, शुरुआत में ये 8 थी। अभी हम जब पढ़ेंगे संविधान तो पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, बाद में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, किन संविधान संशोधनों से जोड़ी गई, उनमें क्या है, क्या उसका मतलब क्या है, उसमें क्या चीज डली हुई है, वो सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन हमको सारे महत्वपूर्ण पढ़ने ही है, तो वो हम इसमें देखेंगे। लेकिन अनुसूचियां आप ये समझिए कि कुछ ऐसे लास्ट में कुछ चैप्टर जैसे आप मान लो जोड़ा गया है जिनका संबंध भागों में से ही किसी चीज से है, लेकिन उसको अलग से एलिबरेट किया गया है, राइट। तो ये तमाम चीजें तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रस्तावना है और फिर उसके बाद भाग शुरू होते हैं। प्रस्तावना किसी भाग का हिस्सा नहीं है, और फिर भागों में अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं भागों के अंदर, और फिर अनुसूचियां भी है। शुरुआत में ये 8 थी, तो ये आपको याद रखना है, इतनी चीजें। ठीक, आगे बढ़ते। प्रस्तावना के बारे में कई बार ये पूछा जाता है कि ये कहां से इंस्पायर्ड है, किस देश के संविधान से, तो याद रखिएगा कि ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जब अपने संविधान का काम शुरू किया बनाने का, संविधान बनाने का, तो उन्होंने दुनिया भर में जो भी उस समय संविधान या वैधानिक व्यवस्थाएं चल रही थी उनके रेफरेंस भी लिए, जो कि अच्छी बात है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो अगर दुनिया में उसी संदर्भ में कोई काम हो चुका है तो उससे रेफरेंस लेना चाहिए, ताकि हमको कोई आइडिया उससे मिल जाए, कोई चीज़ जो हम शायद ना सोच पा रहे हो वहाँ से हम ले पाए। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया, और ये यूएसए के संविधान में उन्होंने संविधान की शुरुआत में एक आइडिया, बेसिक आइडिया जैसा, समरी जैसा प्रिएम्बल लगा रखा था, तो वो चीज़ हमको भी ठीक लगी, तो हमने वहाँ से वो कॉन्सेप्ट उठाया और अपने संविधान के हिसाब से अपना प्रिएम्बल जो है यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, तो इतना बातें आपको प्रिएम्बल के बारे में याद होना चाहिए, और इतनी शुरुआत में क्या था ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने प्रिएम्बल का आपके लिए इमेज भी डाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये वाला है, हिंदी में जो डाला है ये वाला आपका प्रिएम्बल है। ठीक है, इसको बाद में संशोधित भी किया गया है, इसमें कुछ शब्द बाद में जोड़े गए हैं जो अपन जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब और डिटेल में जानेंगे। पर आपको यहाँ पे दिख रहा है, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये तमाम चीजें। अब देखिए, मैंने आपको उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि दरअसल उद्देश्य प्रस्ताव का ही समवे एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित नेहरू के द्वारा जिसको प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा ने जिसको ध्वनि मत से अपनाया, वही बाद में हमारे प्रिएम्बल का आधार बनेगा, क्योंकि उसी का मॉडिफाइड वर्जन प्रिएम्बल के रूप में सामने आया। तो आप उसके प्रावधानों को पढ़िए और प्रिएम्बल को पढ़िए, आप पाएंगे कि दोनों में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, राइट। तो ये जो है इस तरह से, इसमें 26 नवंबर 1949 की तारीख दी हुई है। इस दिन संविधान ने अपने
इस दिन संविधान सभा ने इसको अपनाया था। अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं, ये आपको यहाँ पर अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। और इसी में भारत के तमाम जो मतलब भारत की जो संप्रभुता है, जो सोविरियनिटी है, उसका सोर्स भारत की जनता होगी, इसीलिए भारत के लोग से शुरू होता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही बात ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस में भी कही गई थी कि भारत की संप्रभुता का स्रोत उसकी जनता होगी, मतलब सारी शक्तियां जो राज्य को मिलेगी वो जनता की मर्जी से मिलेगी। तो वो चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही ये बनी है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक बार इसमें मतलब इसमें संशोधन भी हुआ है, जैसे इसमें ये जो है ओरिजिनल है, तो इसमें आपको कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं दिखेंगे, बाद में इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा है, इसमें एक शब्द जो है जैसे सेक्युलर, जिसको हम पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो भी आप बोलेंगे, एक सेक्युलर और एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी, ये दो शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें। तो अगर हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब इसको और जानेंगे। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, और यहाँ पर एकता लिखा हुआ है, एकता के साथ एकता एवं अखंडता, तो एकता के साथ साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बाद में इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे ही हमको पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है कम से कम, तो उसमें हम इसको और देखेंगे। अभी हमने प्रीएम्बल का बेसिक कंसेप्ट देखा, ये मैं वहां पर बताऊंगा कि ये शब्द क्यों जोड़े गए और इनका क्या मायने हैं। हमारा संविधान में ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, हालांकि ये कंसेप्ट तो पहले ही संविधान में थे, पहले भी हमारे प्रावधान ऐसे थे, लेकिन इसको फिर बाद में जोड़ा गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि इसके बाद जो आपको मेन चीज देखना है संविधान में, वो लगभग हमारी पूरी हो गई है। अब हम आगे मौलिक अधिकारों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ये प्रीएम्बल की फोटो दी हुई है, इसमें आप देखिए कि कुछ शब्द जो है वो नए जुड़े हुए हैं। वही ये देखिए, यहाँ पर ये सोशलिस्ट एक शब्द दिख रहा है और सेक्युलर। अगर हम इसमें देखें तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द पहले नहीं थे, बाद में जोड़े गए। और एक ये अखंडता, इंटेग्रिटी, ये रहा, ठीक है। तो ये इंटेग्रिटी जो है, अखंडता जिसको हम बोलते हैं, ये एक बाद में जोड़ा गया, ये रहा। ये तीन शब्द बाद में जोड़े गए हैं और यहाँ पर ये उसमें दिया भी है, इसको हम हालांकि बाद में और देख लेंगे। अब हम जो है आएंगे अपने मौलिक अधिकारों वाले खंड पे, क्योंकि ये जो हमारा इसके पहले वाला जो चीज़ है वो खत्म हो गया, मतलब समाप्त हो गया, उतना ही आपको उसमें पढ़ना है। इसमें और कुछ ट्रिविया बातें हैं जो मैंने आपको पिछली बारी क्लास में बता दी थी, कि इसमें दो लोगों का और आपको नाम याद रखना है। एक जिन्होंने इसको कैलीग्राफी की, प्रेम बिहारी रायजादा, और दूसरा आपको एक नाम याद रखना है नंदलाल बोस का, जिन्होंने इस पे पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है ना। तो ये उन्हीं की तस्वीर है, वो बना रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर हमारा संविधान सभा वाला खंड और प्रस्तावना, ये दोनों समाप्त हो गया। संविधान सभा एकदम क्लियरली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, इसलिए उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और प्रस्तावना डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज है, इसलिए उससे भी सवाल आते हैं। अब भाग 1 और भाग 2 जो है संविधान के, वो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे। भाग 1 जो है उसमें भारत और उसका राज्य क्षेत्र है, पार्ट 1, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं। और भाग जो है वो सिटीजनशिप से जुड़े हुए प्रावधान है, उसमें नागरिकता से जुड़े हुए, ये दोनों से आपके सिलेबस में नहीं है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी भारत और उसका राज्य क्षेत्र, और नागरिकता यानी भाग 1 और भाग 2, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट हम किस पे आ जाते हैं, भाग 3 पे। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण खंड अगर हम निकालें कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर पूछा जाए, तो आप बोल सकते हैं, वैसे तो पूरा ही संविधान इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज कम है या ज्यादा है, लेकिन फिर भी मौलिक अधिकारों की एक अलग ही महत्ता है, क्योंकि उसी से लोगों को अधिकार मिले हुए हैं और उसी से एक तरीके से हम ये मानते हैं कि हमारे देश में वो तमाम आदर्श जो है स्थापित हो रहे हैं। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है मौलिक अधिकारों का, ठीक है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, इनका क्या महत्व होता है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्यों इनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, कौन कौन से
आर्टिकल्स इसमें हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, सारी बातें हम डिटेल में इस खंड के अंदर जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद है, तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद भाग 3 के अंदर है। भागों के अंदर अनुच्छेद होते हैं, तो 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद पार्ट 1 में है, जिसमें भारत और उसका संघ राज्य क्षेत्र है, मतलब टेरिटरी है। और 5 से लेकर के 11 तक के जो अनुच्छेद है वो भाग 2 में है, यानी नागरिकता से जुड़े प्रावधानों में। तो इसलिए 1 से 11 तक के काय में चले गए, 1 से 4 तक के पार्ट 1 में और 5 से 11 तक के पार्ट 2 में। हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, तो वहां कहां से शुरू हो रहे हैं अनुच्छेद, 12 से, और कहां तक चलेंगे, 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो अनुच्छेद है उनका संबंध आपके मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के साथ है, पार्ट 3 के अंतर्गत। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इसकी प्रेरणा भी कहां से ली गई, अगर आपसे पूछा जाए तो फंडामेंटल राइट्स की जो प्रेरणा है या जो विचार है वो भी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसको बिल ऑफ राइट्स वहां पर कहा गया था। ठीक है ना, उसी से हमने प्रेरणा ग्रहण की है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेरणा लेने का मतलब ये है कि उन कॉपी कर लिए या ऐसे, एक विचार बेसिकली कि लोगों के पास अधिकार होने चाहिए, इस तरह के अधिकार होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए, वो संरक्षित होने चाहिए, उनका उल्लंघन कोई ना कर पाए, है ना। तो ये जो चीजें होती है, ये तो एक प्रेरणा लेने का मतलब होता है कि एक बेसिक आइडिया या विचार ग्रहण करना। तो ये भी हमने, जैसे प्रियम्बल है वैसे ही मौलिक अधिकार है, इनकी प्रेरणा भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, जिसको वहां पर बिल ऑफ राइट्स कहा गया था। ठीक है, और इसीलिए हम इसको इस रूप में देखते हैं। उसके बाद संविधान के भाग 3 को कई बार भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, या हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो भाग 3 को यानी फंडामेंटल राइट्स को। मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में जो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे लोगों को, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका की नहीं, इंग्लैंड में जो सबसे पहले लिखित रूप में लोगों को अधिकार दिए गए थे, उस लिखित दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा गया था। ऐसा सबसे पहले का मतलब जो एक तरीके से माना जाता है कि भाई पहली बार लिखित रूप में लोगों को दुनिया में अधिकार मिले, वो इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट मैग्ना कार्टा के जरिए मिले। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार दिए गए भाग 3 में, उसको भी कहते हैं कि ये भारत का मैग्ना कार्टा है या हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जिसमें इंग्लैंड में लोगों को अधिकार दिए गए थे। अब हमको ये पहली बात यह कि इनको हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्यों बोल रहे हैं, है ना। 2 बातें हमको याद रखना है कि इसको हम मौलिक अधिकार क्यों बोल रहे हैं। पहली चीज कि ये जो हमारे अधिकार है, इसमें बहुत एक लंबी सूची है अधिकारों की जो हमको मिले हुए हैं। वो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, ऐसे कई अधिकार इसमें दिए गए हैं। बहुत लंबी और विस्तृत सूची है। ठीक है, अब इनको फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, 2 कारण हम इसके बता सकते हैं। एक तो ये कि ये जो संविधान है ये देश का फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, मौलिक कानून है। और क्योंकि इस मौलिक कानून के जरिए गारंटी के रूप में, प्रोटेक्शन, संरक्षण के रूप में हमको ये अधिकार दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी इनको बहुत आसानी से सामान्यतः छीन नहीं सकता, आपको गारंटी के रूप में दिए गए हैं। इनको एक सेफ्टी मेजर्स इनके लिए किए गए हैं, प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई छीन नहीं सकता। मतलब सामान्यतः, एक्सेप्शंस तो हर चीज के होते हैं, पर जनरली जो है ये अधिकार गारंटी के रूप में, और इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, बहुत आसानी से नहीं छीने जा सकते हैं। इसलिए हम मान रहे हैं कि क्योंकि देश के एक मौलिक कानून के द्वारा, एक फंडामेंटल लॉ के द्वारा इनको आपको गारंटी के रूप में। दूसरी बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये ऐसे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के पूरे संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, इसलिए भी इनको फंडामेंटल राइट बोल देते हैं। तो 2 कारणों से हम इसको फंडामेंटल राइट बोल सकते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल लॉ के द्वारा प्रोवाइडेड है गारंटी के फॉर्म में, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर संपूर्ण विकास करना चाहे तो उसके लिए उसके पास ये मूलभूत अधिकार होने ही चाहिए, इसलिए इसको हम फंडामेंटल राइट इस वजह से भी बोलते हैं। जैसे कैसे, मतलब किस तरीके से, अगर मैं इसको थोड़ा सा एलिबरेट करूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति को अपना विकास करना है, आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से, सर्वांगीण, टोटलिटी में,
अपना आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, शैक्षणिक विकास करना है, तो उसके पास समाज द्वारा, सोसाइटी द्वारा, राज्य द्वारा उसके पास कुछ बेसिक अधिकार होने चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। जैसे आपको अगर मान लीजिए कि आपको स्वतंत्रता नहीं है अपने मन का काम करने की, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास राइट ही नहीं है कि आप जो करना चाहो कर सको। अगर समाज में भेदभाव है, किसी भी तरह का किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा फॉर एनी रीजन, तो वो अपना विकास नहीं कर सकता, है ना। तो ये ऐसी अधिकार हैं जो आपको जब मिलते हैं तभी आप अपना विकास कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत फंडामेंटल है, बुनियादी है, इसलिए इनको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। हर तरह के विकास के लिए ये जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति तभी विकास कर पाएगा जब उसके पास स्वतंत्रता, समानता होगी, समाज में न्याय होगा एंड सो ऑन। दो बातें आपको इस तरीके से ये याद रखना है। अब देखिए, ये जो हमारा संविधान बना हुआ है, इसमें जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताया जो रिलेटेड है टू फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। लेकिन इनमें सभी में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, है ना। 12 और 13 को छोड़ दीजिए, इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड चीजें हैं। जैसे 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, ये जो 13 है इसमें विधि के बारे में, लॉ के बारे में बताया हुआ है कि विधि का क्या मतलब होगा, वो मतलब इससे जुड़ी हुई चीजें जो अपन आगे डील करेंगे। वो शुरू होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से, 14 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, आर्टिकल 32 तक जाते हैं। फिर और 3 आर्टिकल बच जाएंगे आपके, 33, 34 और 35। तो इनमें भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उससे जुड़े हुए कुछ पक्षों पर बात की गई है, ठीक है ना। तो वैसे सामान्यतः फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिए हुए हैं, लेकिन जो कोर मौलिक अधिकार है वो 14 से 32 के अंदर दिए हुए हैं। उससे पहले के जो 2 अनुच्छेद हैं और बाद के जो 3 अनुच्छेद हैं उसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया, बल्कि उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पे बात की गई है कि भाई फंडामेंटल राइट्स के संबंध में राज्य की क्या परिभाषा होगी या विधि की क्या परिभाषा होगी, या जो भी चीजें अभी अपन आगे उसको डील करेंगे, ठीक है ना। तो जो कोर फंडामेंटल राइट्स है वो अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में है, बाकी में इससे जुड़े हुए पक्ष है। इससे पहले मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि ये जो अधिकार हमको मिले हुए हैं मौलिक अधिकार, इसके बारे में कुछ और बातें आपको याद रखनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो अधिकार है इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, मतलब केवल नागरिकों को प्राप्त है जो सिटीजन हैं उनको, और कुछ ऐसे हैं जो नागरिकों के साथ साथ दूसरे लोगों को, यानी कोई अगर नागरिक नहीं भी है देश का उसको भी देश के अंदर प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लीगल व्यक्तियों को, लीगल व्यक्तियों मतलब कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, उसको भी प्राप्त है। तो वो हम देखेंगे कौन से ऐसे हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल सिटीजन्स को अवेल होते हैं, केवल नागरिकों को, जो भारत का नागरिक है उसी को मिलेंगे, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बहुत कोर हैं, बेसिक है, जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो वो विदेशी लोग भी अगर है तो उनको भी वो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो लीगल व्यक्तियों को भी मिलते हैं, कंपनीज वगैरह को। उसके बाद ये जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब उन पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जिनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बोलने की स्वतंत्रता है या घूमने फिरने की आज़ादी है। स्वतंत्रता में एक आज़ादी है अबाध संचरण या निर्बाध संचरण का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली। आप अपनी मर्जी से भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमना फिरना चाहें तो घूम फिर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के घर में भी घुस जाएं। तो राइट्स तो आपको दिए हुए हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि उन पर कुछ रीजनेबली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि वैसे आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, आपका अधिकार है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की प्रिवेसी में घुस जाओ, किसी के घर में घुस जाओ, ऐसा। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि जहां पर उनको सीमित किया जाना चाहिए समाज के हित में या लार्जर हित में, तो उसको सीमित भी किया गया है। तो इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो पहली चीज ये है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिटीजन्स के साथ साथ दूसरे लोगों को भी मिलते हैं, लीगल पर्सन्स को भी कुछ मिलते हैं। फिर ये एब्सोल्यूट नहीं है मतलब हर स्थिति में आपको बिल्कुल 100% मिलेंगे ही। जहां उनको सीमित करने की जरूरत होती है वहां सीमित किया जा सकता है। और ये सीमित करना दरअसल अधिकार छीनना नहीं है, क्योंकि अगर आपका घूमने का अधिकार है तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसका प्राइवेसी का भी अधिकार है। तो जब जहां पर दो अधिकारों के बीच में क्लैश होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका अधिकार है तो उसका भी तो अधिकार है, इस तरीके से। दूसरा, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है,
यानी कि इनफोर्सिएबल है। अगर आपका यह अधिकार छीना जा रहा है या आपको अवेल नहीं हो रहा, आप तक इसकी उपलब्धता नहीं है, तो आप न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं कि मेरा यह अधिकार जो मेरा मौलिक अधिकार है या तो छीना जा रहा है या मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। इस स्थिति में न्यायालय जो है ये इंश्योर करेगा, यानी जुडिशरी जो है वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये अधिकार आपको मिले। तो 3 बात है, तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से भी कभी कभार प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, एक बेसिक और फिर उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक आइडिया मतलब स्केची जैसा ले लेते हैं और फिर उनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो जो हमारा मौलिक अधिकार जो है वो कितने खंडों में बटे हुए हैं, तो जब शुरुआत में हमारा संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर के यानी 14 से लेकर के 32 तक कितने मौलिक अधिकार दिए हुए थे? 7। इसके पहले और बाद के आर्टिकल्स में डायरेक्टली नहीं दिए हुए, मैंने आपको बताया उसमें कुछ बातें हैं दूसरी जो इससे रिलेटेड है। तो इसके बीच में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है ये संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है, क्योंकि इनमें से एक जो मौलिक अधिकार था उसको इस खंड से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो 7 कौन कौन से थे ओरिजिनली और किन किन आर्टिकल्स में थे? पहला है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है अब भी, और शुरुआत से ही अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो 5 आर्टिकल्स हैं इनका संबंध है समानता के अधिकार से। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, ठीक है, 19 आर्टिकल से लेकर 22 तक। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह है अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है। उसके बाद ये जो छठा यहां पर लिखा हुआ है ये मूल संविधान में था, बाद में इसको इस खंड से निकाल दिया गया। तो अब ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था ये अब इसमें नहीं है, इसको लीगल राइट बना दिया। मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है पर दूसरे खंड में है, फंडामेंटल राइट से इसको निकाल दिया गया है। तो इसको अभी आप यहां से हटा दो। लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मूल रूप से इसको जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद इसको जो है मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था, प्रॉपर्टी के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को। लेकिन बाद में जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब जानेंगे कि इसको क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, अब इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ डाल दिया है इसको, वो हम संविधान संशोधन वाले खंड में पढ़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो विषयांतर हो जाएगा, और विषयांतर हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब जानेंगे कि इसको कब निकाला गया, काय में डाल दिया, क्यों निकाला, एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी ये जो है अब मूल अधिकारों वाले खंड में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 32। तो ये तो ओरिजिनली 7 थे, अब 6 है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को इस खंड से निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इतनी चीजें अपने को इसमें पहले याद रखनी है। अब इनमें कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, इनकी संख्या दिमाग में होनी चाहिए। इनको एक एक करके फिर हम डिटेल में आगे तो डील करने ही वाले हैं, ठीक है। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी को कहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनसे पूछा गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने कहा मैं आर्टिकल 32 का नाम लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने माना है। तो इसकी भी हम बात करेंगे क्यों उन्होंने इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना है। एनीवे, तो ये जो है इतने अपने को ध्यान रखना है। अब हम आते हैं जो इनको एक एक करके पढ़ेंगे सारे आर्टिकल्स को। ये तो मैंने अपन ने एक बेसिक स्केची जैसा ले लिया। अब हम आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक एक करके डिटेल में डील करते जाते हैं, ठीक है। यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई। देखिए यहां पर लिखा है, ये वही चीज जो मैंने आपको बताई कि ये जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है वो हटा दिया गया, ठीक है ना। अभी हम इसको पढ़ेंगे। जब एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था और 76 में हुआ था, और वो जो 42वां संविधान संशोधन था इमरजेंसी के दौर में जो हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रावधानों को
मतलब बदला गया था, संशोधन बहुत सारे किए गए थे उस दौर में। और बाद में जब इसी के बाद एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, 1978 में, इमरजेंसी के बाद जब नई सरकार आई मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में, तो फिर उसमें से कई सारे जो आर्टिकल, जो अमेंडमेंट्स हुए थे उनको रिवोक किया गया, कुछ दूसरे अमेंडमेंट्स भी हुए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। पर ये जो अभी क्योंकि यहाँ पर जिक्र है तो मैं बता देता हूँ कि वो जो आपका संपत्ति का अधिकार था, जो पहले फंडामेंटल राइट था, उसको इसी अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में उसको इस खंड से निकाल दिया गया था। ठीक है, अभी भी वो संविधान में ही है, आर्टिकल 300A, है ना, उसके अंदर ही है वो, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है।